इसी के लिए बना रखे हैं नियम। उन नियमों के तहत अगर जो कोई नहीं आता है, चाहे उन्हीं के समाज का कोई क्यों ना हो, जैसे कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्हीं को जो है विष दे दिया। एक जो उनका रसोईया था वो भी ब्राह्मण था कहने को जाति से। तो तुलसीदास भी ने अगर देखा जाए तो हाँ। उनकी जाति के ऊपर भी बहुत लोगों ने सवाल किए, वो ब्राह्मण थे या नहीं, उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे उस जमाने पे। और शंकराचार्य के माता को उन्होंने, शंकराचार्य की माता जब गुजर गई तो शंकराचार्य को दाह संस्कार करने से उन लोगों ने मतलब मना किया नहीं था। दिया, मतलब साथ नहीं दिया, मना तो नहीं किया लेकिन साथ नहीं दिया। मतलब शंकराचार्य उनके पिताजी के गुजरने के बाद पैदा हुए थे ना, इस तरीके से उनके संशय था कि आप ब्राह्मण थे या नहीं। तो इसके अनुसार ही अगर देखा जाए एक कठोरवाद है उनके। मैं ब्राह्मण के ऊपर ही नहीं कर रहा हूँ, अगर अशरफ तबका एक आपने सुना होगा ना मुस्लिमों में। सुना। उस अशरफ तबके में आपने उनको कहते हुए एक शब्द सुने होंगे, जाहिल बदतमीज, इस तरीके से वो बात करेंगे उर्दू में, बहुत बड़े बड़े शब्द बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके साथ आपके शास्त्रार्थ इत्यादि के संदर्भ भी वो आपके तर्क को ही नकार देंगे वो, पहले बात तो ये। तो देखिए साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा था। ऐसा है ना कि दुनिया में हर व्यक्ति इस तरह का नहीं होता है, एक ही किस्म का कि जो है सबको जो है जाहिल बोलेगा या गवार बोलेगा या कुछ बोलेगा। इतना जरूर है कि व्यक्ति में महत्वाकांक्षा और व्यक्ति में अहंकार होता है, और वह ऐसा हो सकता है कि वो सत्य को महत्व नहीं देता हो, स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता हो, अपने को महत्व देता हो। तो जो अपने को महत्व देगा वो तो भाई किसी से भी लड़ पड़ेगा, वो तो अपने बाप से भी लड़ पड़ता है, तो अपने भगवान से भी लड़ पड़ेगा, वो तो किसी से भी लड़ पड़ेगा। तो वैसे से जो है उसे मतलब नहीं है। मुख्य मतलब है कि हम लोग का जो कोड है, शास्त्र का जो है, वह जो गाइड करता है, जो सबको युगों से गाइड करता आ रहा है, हम लोग उसकी चर्चा करें। तो समाज तो बदलता रहता है, समाज तो कुछ कुछ होता रहता है, व्यक्ति भी बदलते रहते हैं, व्यक्ति का व्यवहार समाज के हिसाब से व्यवहार भी होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद में एक अपवाद होता है। जो भी ब्राह्मण है उनको एक कहा जाता है कि भाई तुम ब्राह्मणवाद आप किसको कह रहे हैं? ब्राह्मणवाद आप कहते किसको हैं? ब्राह्मणवाद तो शब्द तो कहीं आया नहीं है, ये तो कम्युनिस्टों ने ये शब्द निकाला है। हाँ, मैं उसी के ऊपर ही आ रहा था। हाँ, तो ये बताइए ब्राह्मणवाद किसको, आप किसको ब्राह्मणवाद कह रहे हैं? मैंने पहले ही समझाया था, ब्राह्मणवाद को अगर देखा जाए तो एक साइकोलॉजी के ऊपर मैं समझाना चाह रहा था कि एक ज्ञान उन्मादी व्यक्ति, कम्युनिस्ट में ज्ञान से कभी भी कोई उन्मादी नहीं होता। हो सकता है उन्मादी व्यक्ति को कभी ज्ञानी नहीं कहा जाता है। नहीं, आप तोड़ मरोड़ के एक दो नहीं, मैं ज्ञान की सही परिभाषा बताऊं। आप ज्ञान की परिभाषा कहीं दिखलाइए जिसमें कहा गया कि उन्मादी होना चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं ऐसा कहीं नहीं होता है। उन्मादी व्यक्ति का स्थान पागल खाने है, डॉक्टर के यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। एक पागल साइंटिस्ट होता है ना, आपने सुना ही होगा, पागल साइंटिस्ट भी होता है अगर देखा जाए तो। पागल क्या, उसको जुनूनी कह सकते हैं, पागल तो कभी साइंटिस्ट नहीं होता। ये तो उन लोगों ने नहीं, आप दो शब्द को तोड़ के आप मैं उसके ऊपर नहीं कहूंगा। पागल की जो परिभाषा है ना, उसके तहत साइंटिस्ट नहीं आएंगे कभी भी। ये तो अपने से मनमाना जो साहित्यकार है ना, वे इन शब्दों को रचे हैं। जो नहीं, आप कम्युनिस्ट का भी कभी सुना है? उनके इर्द गिर्द आप बैठेंगे, आप धर्म के ऊपर बात करेंगे। मैं कम्युनिस्टों के बीच बहुत ज्यादा रहा हूँ, बचपन से मैं कम्युनिस्ट ही था। मेरा कम्युनिस्टों के साथ बहुत पुराना संबंध है, और मैंने कार्ल मार्क्स के ऊपर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है। आप चाहेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं, वो है। उसी के अंतर्गत ही मैं जा रहा था, तो प्रवेश करने तो दीजिए थोड़ा बहुत। तो मैं यही कह रहा था, कम्युनिस्टों में जब एक शब्द प्रचलित है, अंधभक्त कहेंगे आपको, देशभक्त के नाम पे आपको अंधभक्त कहेंगे, इत्यादि के अनेक गाली। तो देखिए, जो व्यक्ति जो है सिर्फ जो है मड स्लिंगिंग जो जानता है करना, जो स्लैंग का प्रयोग करता है, सिर्फ जो है कुछ ना कुछ शब्द बनाता रहता है, खोजता रहता है किसी को गाली देने के लिए,
तो तो उसके उसी बाद क्या को मैंने करना? कहा था, ब्राह्मणवाद उसी को कहते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणवाद नकार वो देता है पूरा वो तो व्यक्ति को। ब्राह्मणवाद जैसा तो कुछ है नहीं। वो अपने से बना लिया है गाली देने के लिए। तो हाँ गाली देने के लिए कोई वो कुछ भी बना दे किसी को, लेकिन हम्म। ब्राह्मणवाद जैसा कोई ये वाद कहीं अस्तित्व रखता नहीं है समाज में। वो तो गाली देने नहीं, के लिए उसने ये बना रखा है। आप ये कह सकते हैं कि एक जैसे मार्क्सवाद तो बात समझ में आती है क्योंकि उसने एक वाद हम्म, निर्धारित किया, लेकिन ऐसा हम्म। ब्राह्मण का वाद कुछ नहीं है। ब्राह्मण का वाद यही कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जिनके अच्छा, ज्ञान ज्यादा है, उस तरीके से अच्छा, एक वो ज्ञान ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये आप कह सकते हैं। हाँ, इसी पहलू में जा रहा था आपने सुपीरियरिटी पूरा एक कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो और उसमें मतलब अपने ज्ञान का अहंकार हो। जैसे कि मान लीजिए कि उद्धव को था, उद्धव को था जो गए थे गोपियों को समझाने के लिए ज्ञान का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके, वह तो हो सकता है। हालांकि वह उसको ज्ञानी नहीं माना जाएगा शुद्ध अर्थ में, लेकिन जिसको ज्ञानी होने का जो भ्रम हो जाता है उसके कारण जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको कहा जा आपने सकता है। तो आपने शुद्ध पुराने अर्थ में जमाने उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है कि ठीक है, ज्ञान का मैं उसको भ्रम पूरा हो गया, ज्ञान का ठीक है, मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। ज्ञान तो उसको था ही नहीं, लेकिन उसको ठीक है। लगता था कि ज्ञान है, उसके हाँ, कारण हाँ, हाँ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसके कारण वो मिस ट्रीटमेंट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है हम्म, किसी को। हम्म, हम्म, मैं हाँ। उसी के ऊपर जा रहा था। आप एक और पौराणिक पात्र आपने देखे होंगे, दूर्वासा को, जो बात बात पे स्टॉप दे देता है, जो कोई भी हो एक तरीके से। तो उस तरीके के मेंटालिटी के एक ब्राह्मण हो के सकता है, हो कैरेक्टरिस्टिक्स को सकता है, हम कह रहे हैं। हो सकता आपने है, ये लेकिन कहा ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे ब्राह्मण इसी तरह से हो गए। नहीं, नहीं, एक अपवाद वो उन्होंने डाल दिया, तो स्टीरियोटाइप हुआ तो करके उन्होंने हुआ डाल तो दिया। एक व्यक्ति का है, तो वो तो किसी में भी हो सकता है, कोई भी किसी भी जाति हाँ, बिरादरी हाँ। में हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है, धनी नहीं, में हो नहीं, सकता है, नहीं, गरीब हाँ, में हो सकता है, सभी में हाँ, हो हाँ। सकता है। तो यहाँ पे एक अपवाद ये होता है कि मैं बीच में इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाना चलाना चाहूंगा। यहाँ पे आपने पिछले मैंने जो भी कहा था, एक विप्र गुणहीना के शब्द में मैंने आपको एक ये हाँ, समझाया था। हाँ, तो तो ये ब्राह्मणवाद के ही एक श्लोक है, अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको प्रवेश करना पड़ेगा ब्राह्मणवाद के अंतर्गत। विप्र जो है वो गुणहीन नहीं होगा। विप्र क्या कोई भी गुणहीन नहीं हो सकता, मेरा तो इसमें ये कहना। आप इस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, किंतु वो अलग नहीं, परिप्रेक्ष्य मैं में। अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूँ आपको। हो सकता है उसमें वो उनका जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो कहा है ये कट जाए, या तुलसीदास ने नहीं कहा है, कोई कह सकता है कि यह क्षेपक है, प्रक्षिप्त है, यह भी कह सकता है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं जो हम्म, समझता हूँ विप्र का या गुण के विषय में, तो मेरा यह हम्म, कहना स्पष्ट कि गुण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुण हर एक जो भी जो दिखता है, जो समझ में आता है, जो भी पदार्थ रूप में है, आकार रूप में है, सभी हम्म। में गुण होते हैं। बिना गुण के कोई होता ही नहीं, तो गुणहीन नहीं, हो तो कोई आपने हो ही नहीं एक सकता। लिटरल ट्रांसलेशन दे दिया। लिटरल ट्रांसलेशन ये होता है कि अगर वाटर के एक अलग अलग शब्द के दूसरे दूसरे व्याख्यान भी कर सकते तो, हैं ना, तो उस उस लिहाज से तरीके से। मेरे उस ट्रांसलेशन के हिसाब से वो विप्र हो ही नहीं सकता। तो उनकी उनकी ये जो जो है ना, ये चौपाई ये सही नहीं है। हाँ, मैं इस चौपाई विप्र का है। समर्थन नहीं करता हूँ, कहने का मेरा तात्पर्य यही है। हाँ, अगर उन्होंने उसका यही स्पष्ट रूप से फिर से मैं उसको कह देता हूँ। तो पूजो विप्रो सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। वेद प्रवीण, अगर वो वेद का प्रवीण हो गया तो फिर वो शूद्र कहाँ रहा? अगर वेद में वो प्रवीण हो गया तो वो शूद्र नहीं रहा, और विप्र जो गुणहीन हो गया वो विप्र भी नहीं रहा। तो ये चौपाई हर हाँ, तरीके से गलत है। ठीक है, मैं कम्युनिस्ट के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। आपको कम्युनिस्टों ने ये सब हाँ, उन्माद क्यों फैलाया, ये पहले समझना पड़ेगा। उनके एक सिद्धांत है कि क्लास में एक स्ट्रगल होती है, जो हाँ, एक डोमिनेंट क्लास होता है। हमारे यहाँ स्वाभाविक तौर से जिनको ब्राह्मण कहते थे उनको एक डोमिनेंट क्लास कहा जाता था, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, उनका या उनका जो उनका भी जो सिद्धांत है ना, उनका सिद्धांत जो है हम्म, इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। नहीं, ये जाति जो इंडियन मार्क्सिस्ट है, उन्होंने जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में ही उनको एक इंडियन जो है तरीके ना, से ये लिया। इंडियन जो मार्क्सिस्ट है ना, इन लोगों ने नया आविष्कार यह किया है हाँ, कि नहीं कास्ट को किया क्लास का इक्विवेलेंट मान लिया है। अब यह इक्विवेलेंट मान लिया उन्होंने। तो लेकिन तो कास्ट जो है वो क्लास के इक्विवेलेंट है ही नहीं। यहाँ पे और उनके उनके यहाँ जो क्लास है वो दो ही क्लास दिखलाया गया है। मार्क्स ने दो ही क्लास माना है, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ क्लास।
जबकि यहाँ पर बुर्जुआ क्लास कास्ट जो है वो बहुत 6000 बुर्जुआ के क्लास हो आसपास गया। है, 6000 के आसपास यहाँ कास्ट है, तो कैसे वो उसको फिट बिठाएंगे भाई? नहीं, मैं उसी के अंतर्गत ही जाना चाहता था। यहाँ पे इंडियन मार्क्सिस्ट के अनुसार उन्होंने जो भी हमारे हिसाब से उन्होंने फिट करने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो उनके परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाहते हैं कि वे समानता लाना चाहते हैं। पहले समानता को लाने के लिए अगर देखा जाए तो नहीं, समानता लाने के लिए मार्क्स ने तो कभी भी नहीं, कहीं नहीं बताया कि कैसे समानता आएगी, कहाँ से समानता आएगी। जब आप रूल ऑफ बुर्जुआ क्लास जो है उसको खत्म करके रूल ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास ले आए। हाँ, ये मार्क्स का कहना था कि रूल ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास वुड बी प्रिवेल्ड। नहीं, यहाँ पे आपको देखना ये पड़ेगा जो रूल करेगा, जो रूल करेगा वो समान कहाँ रहा बताइए? कोई भी जो रूल करेगा एक सिस्टम के तहत करेगा ना। नहीं, मैं उसी के अंदर ही प्रवेश करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत समझिए, क्योंकि आपने डेफिनेशन को बोल दिया। क्योंकि चाइनीज जब कम्युनिज्म आता है उनके संदर्भ में एक अलग ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुए, तो इसके अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि बुर्जुआ क्लास एक पहले से ही था। तो कम्युनिज्म कहाँ पर आया ये बताइए? हाँ, कम्युनिस्ट कहीं पर आया आज तक? चाइनीज में आए ना, अभी तक है। कहाँ पर चाइनीज में? आप बताइए। चीन में के जो शी जिनपिंग है वही वहाँ के जो वर्कर हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं वे लोग, इक्वल हैं। ठीक है, मैं समझ गया। वो किसी अर्थ में इक्वल नहीं है, बेचारे को एकदम पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं। नहीं, ठीक है भाई, मैं समझ गया। क्या पहले तो मुझे ये तो समझाना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में वो क्या इंडियन मार्क्सिस्ट क्या कहना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। इंडियन मार्क्सिस्ट में अगर देखा जाए तो वो समानता इसलिए ऐसे लाना चाहते हैं कि अगर बिहार में एक एग्जाम्पल है स्पष्ट रूप से, जो भूमिहार ब्राह्मण थे उनके जमीन को छीन कर पहले मैं समझता हूँ पहले उनको ये करना चाहिए कि अपनी पार्टी के भीतर में उनको इक्वलिटी लानी चाहिए। नहीं, मैं पहले तो उनको ये करके दिखलाना चाहिए कि अरे तुम समाज में क्या लाओगे, पहले अपने पार्टी के भीतर तो लाके दिखाओ। मैं उसके पीछे के मंशा को मैं उजागर करना चाहता हूँ। थोड़े बहुत प्रवेश करने के लिए तो मुझे समय तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं समझ गया कि मार्क्स ने ये तो नहीं कहा कि समानता के लाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए थे मार्क्सिज्म के ऊपर, वो एक हो गया, क्योंकि देश काल के अनुसार वो अलग अलग कम्युनिज्म को ला चुके हैं। परफेक्ट क्लासिकल डेफिनेशन के अनुसार वो कहीं भी सफल नहीं हुए और न कहीं सफल होंगे, क्योंकि उनके थ्योरी में फॉल्ट है, और एक फॉल्ट नहीं है, हजारों फॉल्ट है। ये फॉल्ट नहीं है, ये एक डेलिब्रेट है। अगर देखा जाए तो उन्होंने जानबूझ के ये मार्क्स ने डेलिबरेटली कोशिश की है, लेकिन अपनी तरफ से वो इंटेलेक्चुअली बहुत उस पर शोध करके लिखा है, लेकिन वो इसीलिए वो फॉल्ट माना जा रहा है कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं बाकी रखी उसको इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई करने के लिए। उसने पूरा शोध करके उसको किया, लेकिन उसके बाद भी सारे जो है उसमें फॉल्ट निकल गए। नहीं, हमारे देश में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। इंडियन मार्क्सिस्ट ने जिन तरीके से कार्य किए, उनके जो भी प्रभाव हुए, और जो वो ब्राह्मणवाद के अपवाद को जातिगत अनुसार ही वे ये समाज में जो वो गाली देते हैं ब्राह्मणवाद को, इसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा वो इस तरीके से क्यों लाना चाहते थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर किसी के समानता आप लाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से आपको पहले उसके हक को छीनना पड़ेगा, पहले जो ऑलरेडी हैं, जो स्थापित हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इत्यादि के संदर्भ में लैंड भूमिहार के जो भी जाति थे उनके ऑलरेडी थे। वह तो ब्राह्मण के पास तो संपत्ति है ही नहीं, संपत्ति बहुत ही कम रही है ब्राह्मण के पास। तो संपत्ति के आधार पर वो ब्राह्मण पर प्रभाव वो नहीं अटैक नहीं कर रहे थे संपत्ति के नाम पर, क्योंकि कम्युनिस्टों को अच्छा से पता था कि ब्राह्मणों के पास संपत्ति वैसी नहीं है। नहीं, एक लेकिन अलग अलग है ना। इन कम्युनिस्टों ने ब्राह्मण के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि उनका लक्ष्य है कि हमको जो है सनातन धर्म को तोड़ना है, हिंदुओं को तोड़ना है,
और ये ब्राह्मण है, वही इसको एकजुट किया हुआ है, वही इसको बांधे हुए है, वही इसका लीडर है, तो हमको ये लीडर सब पर ही सही है, आक्रमण करना है। उनका ये सब सारा सही ध्येय है, इस पर था। ये सब सही है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था। संपत्ति पहले तो उन्होंने वैश्यों के पास है, वैश्यों के पास संपत्ति है, नहीं क्षत्रियों के नहीं, पास है। ठीक है, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। यहाँ पे उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश की ना, ये तो आप मानते हैं, लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश की। जो भी उनके अनुसार जो एक किसान है जो जमीन के अंतर्गत काम कर रहा है, उसी के जमीन वे मालिकाना हक पाना चाहता है। कहने का मतलब ये हाँ, है तो कि वो जमींदारी तो सिस्टम को खत्म करना चाहता है। लैंड रिफॉर्म तो एक्ट तो आ गया, कब का इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे पहले से छीनना पड़ेगा ना। पहले एक वर्ग जिन्होंने एक कल्टीवेट कर रहे थे जमींदारी के अंदर, ये ठाकुर भी हो जो भी हो, उनके जमीन को छीनना पड़ेगा। नहीं तो तो ये इसी कम्युनिस्टों के ने नहीं लाया था लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये कम्युनिस्ट का शासन कहाँ रहा है, ये तो कांग्रेस ने लाया है। हाँ, कांग्रेस के अंदर भी एक अलग विचार, एक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट भी है उनके समर्थक, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें देखना ये पड़ेगा। तो उन्होंने छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने नक्सलबारी एक मूवमेंट को स्थापित किया। ये तो आप मानते हैं ना? हाँ। तो इसी के अंतर्गत तो वे ये करना चाहते थे। पहले तो एक वर्ग को उन्होंने एनिमी घोषित कर दिया, तो वो खत्म होते ही दूसरे वर्ग अब ओबीसी बनाम SC ST, इस तरीके से एक और वर्ग उन्होंने एनिमी का करने की कोशिश की। तो उसके अगर खत्म होने के बाद अगर ओबीसी बनाम नेक्स्ट ये मुस्लिम हो गए, तो कहने का मतलब ये है कि वे लोग धरना प्रदर्शन करके नारे देंगे, किंतु नहीं, लड़ना ये तो कम्युनिस्टों का ही इन्हें। नहीं है, ये तो जितनी पार्टियां हैं ना, जितनी पार्टियां हैं जो वोट मैं बैंक बनाना वही चाहती हैं, वो सभी पार्टियों का फॉर्मूला है ये। इसमें मैं कम्युनिस्टों को सिर्फ दोष नहीं देता कि कम्युनिस्ट ही कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, एक वोट बैंक नहीं खोल कर, रही हैं किसी न उसी के किसी आधार मॉडल के पर। अंतर्गत ही कर रहे हैं, उसी के मॉडल के अंतर्गत ही कर रहे हैं। यहाँ पे दक्षिणपंथी क्या करते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम करते हाँ हैं, हाँ वो हाँ क्या आधार के करते हैं। हाँ किंतु हाँ। वो आगे नारे लगाते हैं, किंतु लड़ना तो अगले पिछड़े लोगों को ही लड़ना पड़ेगा ना। कोई उनके जो जो नेता के बच्चे हैं, वो जाके राम मंदिर को किसी के ऊपर कोई ये नहीं करता। वो विदेश में चले के जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर देखा जाए अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर देखा जाए तो लड़ना तो हमें आपको ही पड़ रहा है, अगर देखा जाए। तो इसी के अंतर्गत ही एक फार्मूला को एक कम्युनिस्टों ने निकालने की कोशिश की। वो खत्म करना नहीं चाहते थे, अगर समानता के ऊपर वो एक ये करना चाहते थे कि वे खुद शासन अपने हाथ हाँ में लेना चाहते थे, वो हाँ स्वयं हाँ शासक बनना हाँ चाहते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ इनके हाँ, नाम पर, मजदूरों के नाम पर। मजदूर के नाम पर। हाँ, हाँ मजदूर लड़े, ये नारा लगाए पीछे से। हाँ। तो हमें इसके एक भुगतना ये पड़ा कि जो भी टैलेंटेड व्यक्ति थे, वे सब विदेश चले गए, है ना। इसके क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना खत्म हो गया। अब वेस्ट बंगाल को ही देखिए। वेस्ट बंगाल एक जमाने पे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री थी, है ना। तो वहाँ पे अब इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो भी आए, आप उनको वेस्ट बंगाल आप कभी गए हैं? नहीं गए, मैंने सुना है वो, बस नहीं गए ना, मैं तो वहाँ गया कहानी हूँ, है। कई बार गया हूँ। और वेस्ट बंगाल की सड़कें देखेंगे तो आपको दया लगेगी, बढ़िया बढ़िया जगह पर। वहाँ की हालत इतनी खराब है, जी। और ये सब इतने लंबे समय तक उनका जो प्रभाव रहा, और वहाँ शासन सत्ता इस तरह से रही, अब वो एकदम बेकार हो गया। वहाँ के लोग तो दूसरे जगह जा करके कुछ रोजी रोटी कमा रहे हैं। बहुत हालत खराब है वहाँ, जबकि वहाँ का लैंड बहुत बढ़िया है, बहुत वहाँ पे उपजाऊ जमीन है। कोलकाता अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो दूसरे टायर सिटी, टाउन, तालुक जो भी हैं, वहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। बहुत क्योंकि ज्यादा गरीबी है, बहुत कोलकाता ज्यादा। को ब्रिटिश ने बिल्ड किया था, उस हावड़ा जबकि ब्रिज। एक समय था भारत का सबसे, मतलब वो अमीर राज्य में से एक था। अगर तो उसी टेम्पो को बनाए रखा होता तो वो सबसे लीडर होता वो। कहा जाता था कि बंगाल जो सोचता है आगे भारत वही सोचता है। ये पॉपुलर एक कहावत है, अगर देखा जाए तो, है ना। तो मैं दूसरे एक